तो सभी को जय हिंद। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, टॉप 50 प्रश्न करने वाले हैं PY की। तो ये हमारा सीरीज चल रहा है। तो क्या है कि इसमें मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने इसको डाला था तो इस पर 1000 में व्यू आया था। अभी जानते हैं कितना व्यू आ रहा है, 100, 80, 90 ऐसी व्यू आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं यार, क्या ही लेना देना, कोई नहीं देख रहा है ना देखे। जो लोग देख रहे हैं अच्छे से देखते रहिए। अगर आपको नहीं देखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप देखना चाहते हैं, टाइम बचाना चाहते हैं तो आप स्पीड में करके देख सकते हैं। मेरा काम है कि मैंने जब शुरू कर दिया है तो इसको तब तक करूँगा जब तक अपनी तैयारी चलती रहेगी, ठीक है। तो इसे लास्ट तक हमें ले जाना है, ठीक है। ये बंद नहीं होने वाला है, चाहे कोई देखे या ना देखे, खुद तो फ़ायदा हो रहा है ना, कोई देखे या ना देखे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले 10 प्रश्न करेंगे प्राचीन इतिहास का। पहला प्रश्न है हमारा कि तीन पिटकों में से अभिधम पिटक गैफेस से संबंधित है। 3 पिटकों में से अभिधम पिटक किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी, दार्शनिक मामलों से। तो अभिधम पिटक दार्शनिक मामलों से संबंधित है, ठीक है। तो 3 पिटक दिए गए हैं बौद्ध धर्म में, सुत पिटक, अभिधम पिटक, फिर विनय पिटक, ठीक है। आगे प्रश्न है कि माना जाता है कि गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ जी ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान पर शुद्ध चित्त ध्यान में किया था। तो गौतम बुद्ध को सबको पता है कि जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी, लेकिन बोध गया जाने से पहले भी वो 6 साल तक कहीं पे ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था उन्होंने, ठीक है। तो उसी जगह का नाम बताना है। तो सही आंसर है प्राग बोधि, सही आंसर है प्राग बोधि। तो माना जाता है कि गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक प्राग बोधि स्थान पर बुद्ध चित्त से ध्यान किया था, ठीक है। इसके बाद ये बोध गया चले गए थे, वहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आगे प्रश्न है कि त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो सही आंसर है बी, बौद्ध धर्म। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है, जिसे पवित्र ग्रंथ भी माना जाता है, ठीक है। प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गढ़ से था। गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गढ़ से था। तो इसका सही आंसर है साक्यगढ़, सही आंसर है साक्यगढ़। तो गौतम बुद्ध का संबंध साक्यगढ़ से था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंशी राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था, जो कोली वंश की थी। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने से इनका पालन पोषण इनकी मौसमी प्रजापति गौतमी ने किया था। 6 वर्षों के कठोर साधना के पश्चात बोध गया यानी बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए, ठीक है। तो ये साक्यगढ़ के थे। प्रश्न है हमारा अगला कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था। तो सारनाथ में दिया था। तो सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश अपने 5 साथियों को दिया था, 5 पुराने साथियों को दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी। सही आंसर है बोध गया, सही आंसर है बोध गया, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। उसके बाद 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज में ज्ञान प्राप्ति हेतु गृह त्याग दिया था, ठीक है। उसके पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात बोध गया यानी बिहार में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। उसके बाद ये बुद्ध कहलाएं। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम महामाया था, पिता का नाम शुद्धोधन था, ठीक है। गौतम बुद्ध 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर है त्रिपिटक, त्रिपिटक। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। यह 3 भागों में है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द समानतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बिहार। जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे उसे बिहार कहा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। आत्मज्ञान यानी क्या बोलते हैं, बोध गया में, ठीक है। ज्ञान प्राप्त किया था बोध गया बिहार में।
तो हमने 10 प्रश्न प्राचीन इतिहास कर लिया। अब हम 10 प्रश्न कर लेते हैं विश्व भूगोल का। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो इसका सही आंसर है बी, यूरेनस। यूरेनस जिसे अरुण कहते हैं, बी यूरेनस जिसे अरुण कहते हैं। तो 13 मार्च 1781 ईस्वी को विलियम हर्शेल ने यूरेनस की खोज की थी, यानी अरुण ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। और यह ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो मानव द्वारा खोजा गया सबसे पहला ग्रह है। ठीक है, तो आगे इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं कि यूरेनस दूरबीन द्वारा खोया जाने वाला पहला ग्रह है। अरुण ग्रह के उपग्रहों में सबसे बड़ा टाइटेनिक है। अरुण ग्रह के उपग्रहों में सबसे बड़ा टाइटेनियम है। अन्य उपग्रह ओबेरॉन, आम्ब्रियल, एरियल, मिरांडा, पोर्सिया, ये सब इसके ग्रह हैं। ठीक है, इस ग्रह में 5 धुंधले छल्ले पाए जाते हैं जिनका नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन है। इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो इसके पास टोटल 27 उपग्रह हैं। प्रश्न है कि इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? तो अगर आपने खान सर की क्लास करी होगी तो ये आराम से कर लेंगे, पूर्णिमा पे। आंसर है पूर्णिमा पे, आंसर है पूर्णिमा पे। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा पे होता है। ठीक है, प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण केवल कब होता है? चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा दिवस पर होता है, केवल पूर्णिमा पर होता है। जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या पे होता है। अमावस पर सूर्य ग्रहण होता है, पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, प्रश्न है कि चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? इसका सही आंसर है 29.8। 29.8 दिन लगते हैं। पृथ्वी के दिन के बराबर 29.8 दिन लगते हैं। सॉरी, इसका आंसर सही कर लेना। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? 27.3। 27.3, सॉरी, ये सही कर लेना, 27.3 दिन। प्रश्न है कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समय अवधि कितनी होती है? एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समय अवधि कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 29 दिन से थोड़ी अधिक। 29 दिन से थोड़ी अधिक। ठीक है, इसका सलूशन यहाँ पे देख सकते हैं कि चंद्रमा की आकृति प्रतिदिन परिवर्तित होता है एवं ऐसे दिन जब चंद्रमा की आकृति पूर्णतः गोल प्रतीत होती है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है एवं 15वें दिन चंद्रमा दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, उस दिन को अमावस्या कहा जाता है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की अवधि 29.5 दिन, 29.5 दिन, यानी 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 2.8 सेकेंड। ठीक है, इस समय को हम चंद्रमास कहते हैं। तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की अवधि 29.5 दिन। ठीक है, प्रश्न है कि जब 3/4 चाँद दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब 3/4 चाँद दिखाई देता है तो उसे उन्नतोदर चंद्र कहते हैं। उन्नतोदर चंद्र कहते हैं। प्रश्न है कि पूर्णिमा तिथि का पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? तो इसका सही आंसर है 15वें दिन। 15वें दिन। अगला प्रश्न है कि रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी होती है? रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु, सही आंसर है चंद्रमा। चंद्रमा रात के समय सबसे चमकीली वस्तु होती है। प्रश्न है कि चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है? चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है? तो अमावस्या में। अमावस्या के समय चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है अमावस्या। प्रश्न है कि एक महीने में कितनी बार आधा चाँद दिखाई देता है? एक महीने में कितनी बार आधा चाँद दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर है डी, 2 बार। 2 बार, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा होता है 29 दिन के अंदर में, तो 2 बार दिखाई देता है। तो हमने 10 प्रश्न कर लिया विश्व भूगोल, 10 प्रश्न प्राचीन इतिहास। अब 10 प्रश्न कर लेते हैं हम लोग संविधान का। तो पहला प्रश्न, तो हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पे कि जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ। ठीक है, तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21। जीने का अधिकार अनुच्छेद 21। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। तो इसे जानते हैं कब जोड़ा गया है? इसे 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में
शिक्षा का अधिकार की व्याख्या की गई है? सही आंसर है अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। प्रश्न है कि संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और वैयक्तिक स्वाधीनता प्रदान की गई है? किस अनुच्छेद के अनुसार किस अनुच्छेद में जीवन की सुरक्षा और वैयक्तिक स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो आंसर बी अनुच्छेद 21। प्रश्न है कि जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? सही आंसर अनुच्छेद 21। सही आंसर अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार से संबंधित विवरण है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार से? सही आंसर अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार। प्रश्न है कि आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो सही आंसर है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। आगे प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्म सम्भ्रात साक्ष्य प्रतिबंधित है? भारत के किस अनुच्छेद के तहत आत्म सम्भ्रात साक्ष्य प्रतिबंधित है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 20। तो भारत के संविधान अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 में आरोपी व्यक्ति चाहे नागरिक हो या विदेशी को मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है। प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो इसका सही आंसर है एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी अयंगर अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार थे। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है? कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी, तो अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी। अगला प्रश्न है हमारा, तो यहाँ पे हम 10 प्रश्न आधुनिक इतिहास का करने वाले हैं। तो प्रश्न है कि 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर है विष्णु शास्त्री, चिपलुंकर और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इन दोनों के द्वारा की गई। विष्णु शास्त्री, चिपलुंकर और बाल गंगाधर तिलक 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है कि वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत कब की गई? किसके द्वारा की गई? वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया? अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? सही आंसर है 1835। सही आंसर है 1835। तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 भारतीय परिषद का विधायी अधिनियम था। इसके द्वारा समाज में केवल उच्च वर्ग को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी तथा फारसी की जगह अंग्रेजों को न्यायालयों की भाषा बना दिया गया। ठीक है, तो अंग्रेजी पुस्तकों की छपाई मुफ्त में होने लगी और उन्हें सस्ते दामों में बेचा गया। तो 1835 में अंग्रेजी को भारत का शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम यानी शिक्षा का माध्यम कब बनाया? सही आंसर है 1835। 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। प्रश्न है कि अ नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अ नेशन इज मेकिंग के लेखक सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। अ नेशन इज मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और केवल नेशन गोपाल कृष्ण गोखले। भारत विभाजन सरदार वल्लभ भाई पटेल। विधवा पुनर्विवाह पुस्तक के लेखक महादेव गोविंद रानाडे। भारत विभाजन सरदार वल्लभ भाई पटेल। केवल नेशन गोपाल कृष्ण गोखले। अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। प्रश्न है कि यहाँ पे गैप है के द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने में रोकना था। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देसी प्रेस अधिनियम वायसराय लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में पास किया गया। ठीक है, इस एक्ट में भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों पत्रिकाओं पर नियंत्रण लगा दिया गया। ठीक है, प्रश्न है कि 1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रायोजनार्थ इनमें से कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? सही आंसर है राप्तगुप्तर। ठीक है,
प्रश्न है हमारा कि इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी की निर्णयात्मक लेखन की पहली कृति हिंद स्वराज अभी भी दुनिया भर में विवेचनात्मक रुचि का विषय है? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। ठीक है, तो 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक की रचना गुजराती भाषा में महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को बाज और वेश्या कहा है। प्रश्न है कि निम्न में से किस समाज सुधारक ने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी थी? इसका सही आंसर है डी विद्याचंद सागर, ईश्वर विद्याचंद सागर। ईश्वर विद्याचंद सागर ने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी थी। तो हमने 10 प्रश्न प्राचीन इतिहास, 10 प्रश्न आधुनिक इतिहास, 10 संविधान, 10 विश्व भूगोल कर लिया। अब हम 10 प्रश्न करेंगे भारत भूगोल का। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? सही आंसर है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला है। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला है। हिमालय सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में है। अगला प्रश्न है कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिंधु और सतलज नदी पंजाब हिमालय, सतलज और काली नदी कुमायूं हिमालय। ठीक है, उसके बाद काली के बाद तिस्ता नदी नेपाल हिमालय, फिर तिस्ता और दियांग असम हिमालय। ठीक है, तो इसे आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। प्रश्न है कि द ओ माली चोटी निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है उड़ीसा। इसका सही आंसर है उड़ीसा में। ठीक है, प्रश्न है कि हिमालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो हिमालय की सबसे बड़ी पर्वतमाला शिवालिक है, सही है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा है, सही है। कुमायूं हिमालय, सतलुज और काली, सही है। तो इसका मतलब ये वाला गलत है। तो पटकई पहाड़ियाँ लघु हिमालय ये उसका हिस्सा नहीं है। ये तो पटकई पहाड़ियाँ पूर्व के हिस्सा हैं, जो पूर्व में हमारे राज्य हैं वहाँ पड़ता है। प्रश्न है कि महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? सही आंसर है झारखंड। सही आंसर है झारखंड। छोटा नागपुर पठार झारखंड राज्य में स्थित है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सी चोटी भारत में स्थित है? निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सी चोटी भारत में स्थित है? तो कामेट जो है भारत में उत्तराखंड में स्थित है। बाकी जो तीनों हैं मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सब नेपाल में है। ठीक है, तो कामेट उत्तराखंड में। प्रश्न है कि गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के किस भौतिक विभाजन का हिस्सा है? गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के किस भौतिक विभाजन का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर है प्रायद्वीपीय पठार। इसका सही आंसर है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो गारो खासी जयंतिया ये सब मेघालय में स्थित हैं और ये प्रायद्वीपीय पठार के ही हिस्सा हैं। ठीक है, प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है? कौन सी निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो इसका सही आंसर है पीर पंजाल। पीर पंजाल, इसका सही आंसर है पीर पंजाल। तो पीर पंजाल पर्वतमाला निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यह भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 50 प्रश्न। तो आई होप कि आप लोगों ने आज पूरा देखा होगा। तो ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट में बताइएगा। तो कैसा रहा क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा।